तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और हाल ही में आपको जो है वो देश की सबसे पुरानी प्रतिष्ठित प्रकृति संस्थान जो है BNHS में आपको गवर्निंग काउंसिल जो है वो प्रतिनिधित्व निर्विरोध चुना गया है और उस दिशा में आप काम कर रहे हैं। क्या कुछ उसमें जिम्मेदारी आपकी तय की गई है और आप क्या उसको ब्लूप्रिंट उसका तय कर रहे हैं ताकि इस पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं उस पर कैसे काम करें, थोड़ा दर्शकों को बताएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने देखिए मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है और आप लोगों ने प्रकृति की तरफ ध्यान देने की बात की, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके लिए धन्यवाद और कोई भी जरूरत पड़ेगी तो हम उसमें के लिए साथ हैं। हमसे जो भी सपोर्ट लगेगा बिल्कुल हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। अगर मैं BNHS की बात करूं तो BNHS का मैं गवर्निंग काउंसिल मेंबर अभी बना हूं। 1883 में संस्था स्थापित हुई थी। अपने साउथ ईस्ट एशिया की सबसे पुरानी संस्था है और हमारा जो वर्किंग का तरीका है, हम लोग रिसर्च बेस्ड वर्किंग करते हैं। तो सरकार को या अन्य किसी भी डिपार्टमेंट के जो सरकारी हैं इनको या अन्य किसी को भी अगर सपोर्ट चाहिए रिसर्च बेस्ड तो उसमें हम हमेशा अग्रणी रहते हैं। उसमें जिस प्रकार का जब हम लोग को कोई भी सरकार को या अन्य संस्थाओं को निर्णय लेना होता है, जैसे अगर हम गिद्ध परियोजना की बात करें, आज गिद्ध बचाने की बात करें, तो सबसे पहले BNHS आगे बढ़ी। हम लोग ने रिसर्च किया इसके ऊपर, हम लोगों ने गिद्ध को बचाने के लिए इकट्ठा करना चालू किया, क्यों हुआ, समस्या क्यों हुई, किस दवाई के कारण हुई, और फिर उसको अलग करवाने में सरकार को मदद की कि भैया आप इस दवाई को अलग करिए। डिक्लोफेनेक बिल्कुल भी यूज में नहीं आना चाहिए मुख्य रूप से मवेशियों के लिए। इस प्रकार का काम हम लोग करते हैं BNHS में। आपने अपने प्राथमिकताओं में नर्मदा तटीय सुरक्षा जल संरक्षण क्षेत्रों को प्रदूषण मुक्त करने की बात भी कही है। नर्मदा जो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी भी है, लाइफलाइन भी है और राजनीतिक का केंद्र बिंदु भी है। उस दिशा में आप बता पाएंगे कि क्या आपकी योजना क्या है? नर्मदा को हम माँ बुलाते हैं और आज जब हम उसके तटीय क्षेत्रों में जाते हैं तो इतना खराब लगता है देख के, चाहे पर्यावरण के रूप से या हम देखेंगे सब जगह कचरा फैला हुआ है। तो इसलिए बहुत जरूरी है एक अलग जगाना, एक लोगों को जागृत करना कि नर्मदा के आसपास हम किसी भी प्रकार का गंदगी नहीं फैलाएं। आप अगर देखेंगे जिस प्रकार से रेत का उत्खनन हो रहा है, चोरी छुपे भी हो रहा है, इस चीज को रोकना बहुत जरूरी है और इसके लिए जागृति लाने की जरूरत है। चाहे हम अमरकंटक से कहीं भी बात करें, आज हम मंडला में बैठे हुए हैं और एक फैक्ट है कि नर्मदा की लाइफलाइन भी नर्मदा है। मंडला की लाइफलाइन नर्मदा है। जब हम तो लेकिन क्या हालत है, जब हम तट इसके आसपास जाते हैं तो गंदगी मिलती है, प्लास्टिक फैला हुआ मिलता है। इसके आसपास प्लास्टिक का उपयोग टोटल बंद हो, तो इसमें जो जागृति लानी है वो हम लोगों ने चालू किया है। इसमें विदुषी ऋचा गोस्वामी जी हैं, उनके साथ हम लोगों ने किया है कि पूरे क्षेत्र में चलते हुए हम लोग भागवत और नर्मदा पुराण की कथाएं भी करवाएंगे और उसके थ्रू हम लोगों को में जागृति लेके आएंगे कि आप आसपास कोई भी गंदगी नहीं करें, अगर कोई गलत कार्य हो रहा था उसको रोकने में सहयोग करें, आसपास जो जंगल है उसको बचाने में सहयोग करें, जिससे नर्मदा जो है ये हमेशा जैसे हमेशा से, ये तो हजारों सालों से है और वो आगे भी वैसे बनी रहे। आपने धर्म की बात की, क्योंकि नर्मदा धर्म का एक केंद्र बिंदु भी है, लेकिन उसी नाम पर जो आस्था के नाम पर भी नर्मदा नदी बहुत दूषित हो रही है, इस बात से आप भी परिचित होंगे। तो उस दिशा में भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए हम लोग को जागृति लाना चाहते हैं कि लोग प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें। आज हम जाते हैं नरवाड़ा जी में दीपदान के नाम पे, हम वहाँ पे कचरा छोड़ के आ जाते हैं, एक्चुअली वो दीपदान नहीं है, कचरा छोड़ के आ गए हम। अगर हम वहाँ पे छोड़ के आ गए, आज हम धूपबत्ती अगरबत्ती करते हैं, हमने उसका प्लास्टिक वहीं छोड़ दिया, फेंक दिया, तो हम पाप करके आ गए, हम पाप के भागीदार हो गए। और इसके लिए जो जिस जन जागृति की जरूरत है, लोगों में समझने की जरूरत है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, हम बस उसी की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम धर्म के ही रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब हम नर्मदा परिक्रमा की बात करते हैं, हम नर्मदा में के आसपास भागवत जी की बात करते हैं, नर्मदा पुराण की बात करते हैं, जब हम उसके द्वारा लोगों में जागृति लेके आते हैं कि नहीं आप ये काम नहीं करिए, तो वो लोगों के दिमाग में, दिमाग में बैठ जाती है और हमको पक्का है कि इसका हमको असर मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ खड़े हैं। आप पर्यावरण के साथ साथ गुंजन कला, CAIT, रोटरी क्लब और इंटेक जैसी सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं में भी बेहद सक्रिय है।
समाज के अलग अलग वर्गों के साथ काम करने के बाद अनुभव पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम में आप कैसे सपोर्ट करेंगे? और देखिए, जितनी भी संस्थाएं हैं सामाजिक या समाज को जोड़ के और समाज में जागृति लाने का ही कार्य करती हैं। चाहे हम रोटरी की बात करें या किसी भी अन्य संस्था की बात करें, अभी जो हम लोग तो नेचुरली हम सबका काम वही है, सामाजिक जागृति लाना, समाज को जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ पे हेल्प और सपोर्ट करना, और सब वही करेंगे। नवनीत जी, मध्य भारत कान्हा नेशनल पार्क दुनिया भर में प्रकृति प्रेमियों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, सब जानते हैं। लेकिन बढ़ते पर्यटन के साथ इस क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन बनाए रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है, और मुझे लगता है कि यहाँ बैठे सभी लोग और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहे तमाम लोग इस बात से कहीं ना कहीं सहमत होंगे। देखिए, जब हम आज से बात करें 1972 में जब प्रोजेक्ट टाइगर चालू हुआ, उसके बाद पर कान्हा एक राष्ट्रीय उद्यान बना, बाघ को बचाने की बातचीत हुई, तब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हुई थी कि यूनाइटेड नेशंस के एक प्रोग्राम में ये डिसाइड हुआ था कि हमको जंगल में पर्यटन क्यों करना। अगर आप जब बाघ को देखेंगे, जब आप प्रकृति के पास में रहेंगे, तभी आप उसका संरक्षण की बात करेंगे। ठीक बात। तो पर्यटन एक एजुकेशन के रूप में चालू हुआ था, और आज भी अगर हम बात करें तो एक समस्या बिल्कुल आ गई है। जो आसपास के रिसोर्ट हैं, ये आजकल शादी और इस प्रकार के जो अन्य कार्यक्रम करने लगे हैं, इसके ऊपर बिल्कुल रोक लगाना चाहिए, मैं बोलूंगा। लेकिन पर्यटन बहुत सपोर्टिव है हमारे काम में, क्योंकि ये अवेयरनेस क्रिएट करता है। जब लोग आएंगे, बाघ को देखेंगे, तभी वो उसको एक उनके अंदर इच्छा जागृत होगी कि हम इसको बचाएं। जब वो प्रकृति में घूमेंगे, जब उसका मजा लेंगे, तभी वो बात करेंगे कि हम इसको बचाएं। और आज केवल 20% क्षेत्र में ही पर्यटन होता है, बाकी 80% क्षेत्र अनछुआ है जी। तो प्रकृति को कहीं ना कहीं पर्यटन से फायदा मिल रहा है कि जन जागृति आ रही है। पर्यटन संरक्षण की बात कर रहे हैं तो वन्य प्राणियों की संरक्षण के लिए भी, क्योंकि उसका हिस्सा जुड़ा हुआ है, उस दिशा में भी आपका कोई ब्लूप्रिंट है, योजनाएं हैं? देखिए, पर्यटन से जो पैसा आ रहा है वो कहीं ना कहीं वन्य जीवों के लिए ही उपयोग में आ रहा है। इसके सिवा हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते ही हैं कि जन जागृति आए। लोग वहां पे जो समस्या है वो मैंने आपको बताया कि जो वहाँ शादी ब्याह और इस प्रकार की चीजें चालू हो गई हैं, उसका बंद होना जरूरी है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो सकती है कि जो वहाँ के आसपास के आदिवासी हैं, उनको वहाँ पे होम स्टे चालू हो। आजकल मध्य प्रदेश टूरिज्म ने होम स्टे को आगे बढ़ाना चालू किया है जी। और ये एक ऐसी चीज है जो और ज्यादा लोगों को जोड़ सकती है, इसलिए होम स्टे चालू किया जाना चाहिए। वो एक चीज आगे बढ़ाई जा सकती है जी। क्योंकि आप लगातार जंगल, जल, जमीन और इस वन जीवों की संरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम मंडला में है और हमारी ये कोशिश है कि मंडला विकास के मॉडल में भी एक मॉडल बन के निकले। लेकिन एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ निकलता है कि आप जब वनों की, जंगलों की संरक्षण की बात करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन जंगलों को संरक्षित करने के चक्कर में ही मंडला शायद वो विकास का वो मॉडल नहीं बन पा रहा है? मेरे ख्याल से तो इसका फायदा मंडला उठा सकता है, और जितना फायदा मंडला उठा सकता है, ये बाकी आसपास के क्षेत्र, आसपास के जिले नहीं उठा सकते। अभी अपनी बात हो रही थी जैविक खेती की। मंडला को इस जंगल के साथ में एक और ये फायदा मिलता है कि अभी भी मंडला में उस प्रकार से केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज नहीं होता। लोग बोलते हैं कि मंडला पिछड़ा क्षेत्र है, पिछड़ा नहीं है। हम इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं कि हम यहाँ पे जैविक खेती को आगे बढ़ाएं। आपको मालूम नहीं, जानकारी है कि नहीं है, आज से 100 साल पहले यहाँ पे जो चार होता था, उससे जो चिरौंजी निकलती है, जो मेवा है, ये एक्सपोर्ट होता था, बिल्कुल सही, पूरे विश्व में जाता था। लेकिन आज वो बिल्कुल जीरो हो गया है, यहाँ से नहीं जाता। क्यों? क्या कारण? क्योंकि हमने उस तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। प्रकृति का दोहन किया जाए, लेकिन इतना अत्यधिक दोहन नहीं किया जाए कि वो नुकसान की श्रेणी में चले जाए, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आज अगर हम जैविक खेती करते हैं तो ये जंगल ही हमको फायदेमंद हो जाएगा। आसपास के कितने लोगों को फायदा मिलता है। आज अगर हम यहाँ से मोचा या खटिया जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ के आसपास के गांव के कितने ही लोगों को नौकरी मिलती है। तो ये जंगल फायदा दे रहा है।
और ज्यादा फायदा देना है तो जैविक खेती करिए, और मंडला को जैविक खेती का एक क्रेडल बना लीजिए कि यहाँ से ही जैविक खेती पूरे विश्व में हम लेके जाएं। कोदो कुटकी जो यहाँ से जाती थी अब आजकल दिखना ही बंद हो गया है, लोगों ने कोदो कुटकी लगाना ही बंद कर दिया है करीब करीब। क्यों? ज्वार बाजरा इस प्रकार के मोटे अनाज, तो ऐसा नहीं है कि इतने जंगल से नुकसान होगा, हर चीज से फायदा, प्रकृति का भी नुकसान नहीं करती, उसका हम किस प्रकार से बिना अत्यधिक दोहन किए फायदा उठाएं ये देखना जरूरी है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इसी से जुड़ा है महेश्वरी जी। अभी हाल ही के दिनों में सरकारों ने प्रयास किया, एक चीता प्रोजेक्ट उसका उदाहरण है कि कैसे लाके इस क्षेत्र को, वन्य जीवों को बढ़ाया गया। अभी आसाम से ही जंगली भैंसों को लाकर जो है यहाँ पर छोड़ा गया। ये जो रूट चेंज करने की बात हो रही है ना, हालांकि उसके फायदे भी है, लेकिन इस रूट चेंज को आप कैसे देख रहे हैं? ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, सामंजस्य बैठ पा रहा है? इस दिशा में क्या सोचना है आपका? देखिए, प्रकृति अपना खुद का संरक्षण कैसे करना है जानती है। समय के साथ जो बदलाव उसमें होता है वो भी होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अब जैसे अभी जंगली भैंसे की अगर हम बात करें, जंगली भैंसे को दलदली क्षेत्र चाहिए, दलदली क्षेत्र हमारे पास नहीं है, लेकिन हम उनको लाके हमने इंट्रोड्यूस यहाँ कर दिया। मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनल अगर आप मानेंगे तो बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। चीता पहले यहाँ पे थे, आज हम चीता वापस लेके आ गए। एक चीता को कितनी जगह चाहिए? आज जितने चीते लेके आए हैं उनको 5000 स्क्वायर किलोमीटर की जगह चाहिए। ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में फायदेमंद हुआ कि नहीं हुआ हम आज नहीं समझ पाएंगे, ये हमको मालूम चलेगा आज से 40-50 साल बाद। अभी जैसे वही प्रश्न हुआ था कि मैंने जैविक खेती के उसमें पूछा था कि अगर जैविक खेती में हम जैविक इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं तो लॉन्ग टर्म में इसका क्या असर होगा। हमको अभी हम नहीं कह सकते, ये रिसर्च वाली चीजें हैं जो समय के बाद मालूम चलेगी, समय के साथ समझ में आएगा। बाघ जब हमने बचाने की बात की, बाघ बचे, लेकिन उसके कारण जंगल में जो बदलाव आया तो वहां के काली मर्ग खत्म हो गए, क्योंकि वहां के खेत खत्म हो गए। 22 गांवों को उस वक्त बाहर किया गया था, खेत खत्म हुए, काले मर्ग खत्म हो गए। तो जब बदलाव आता है तो कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीज होती है, लेकिन इस प्रकार की का मतलब नहीं है कि हम जंगली भैंसा लेके आ जाएं जिसके लिए दलदली जगह ही नहीं है, तो मैं इसके अगेंस्ट में हूं। लेकिन हाँ, प्रकृति संरक्षण जरूरी है, सोच समझ के करना जरूरी है। एक बड़ा विषय आप उठाते हैं और हमेशा इस चीज के आपने विरोधी रहे, और बहुत सारे लोग भी इस दिशा में जानना चाहते हैं। आप कहते हैं कि जंगलों के किनारे जो रिजॉर्ट बनाया जा रहा है, पार्टी कल्चर आ रहा है, फंक्शन जो चीजें होती है, सोशल एक्टिविटीज, उससे भी आपको चिंता रहती है कि पर्यावरण को नुकसान होगा। तो मतलब बदलाव तो आदमी चाहता है ना, कुछ नया तो चाहता है। देखिए, रिसोर्टों के आसपास जब आप देखेंगे शादियां होती हैं, डीजे बजता है तो ध्वनि प्रदूषण होता है जी। इसके कारण रात में जो जीव हैं उनको कहीं ना कहीं समस्या होती है, जिनको हम नॉकटर्नल जीव बोलते हैं, जो रात के जीव हैं, इनको दिक्कत होती है। इसी प्रकार से जो कचरा इनका फेंका जाता है उसका अगर डिस्पोजल का सिस्टम सही नहीं है तो वो भी नुकसान करेगा। पर्यटन अच्छा है, लेकिन अत्यधिक पर्यटन भी नुकसानदायक है। आज हम जंगल की बात करते हैं, अगर हम इसी को इस तरीके से देखें कि धार्मिक पर्यटन चालू हो गया है, जिनको हम तीर्थ स्थल बोलते थे वो पर्यटन स्थल बन गए हैं, तो जो उस जगह की सेंटिटी है वो तो खत्म हो गई। अब लोग वहां जा रहे हैं, तीर्थ के लिए नहीं जा रहे हैं, काय के लिए, घूमने के लिए जा रहे हैं। जब आदमी घूमने जाता है तो उसकी जो सोचने का अलग तरीका होता है, वो नुकसान पहुंचाता है। तो पर्यटन होना चाहिए, पर्यटन फायदेमंद है क्योंकि वो एजुकेशन में हेल्प करेगा, लोगों को नौकरी देगा, लेकिन किस प्रकार का हो उस पर नजर रखना जरूरी है। आप डीजे ध्वनि प्रदूषण की बात भी उठा रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो ये संभव है क्या इस तरह की चीजों के बिना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या पारिवारिक कार्यक्रम आयोजित हो सके? नहीं होगा, लेकिन जो वो जंगल, अब उसके लिए आपके पास शहर में जगह है। आपको शादी करने के लिए कान्हा जाने की क्या जरूरत है? आप कान्हा जाइए प्रकृति का मजा लेने, प्रकृति को समझने के लिए। आप वहां जा रहे हैं तो नेचर वॉक करिए, आप वहां जा रहे हैं तो वहां के जो गांव के आदिवासी हैं उनके यहाँ जाके उनका भोजन करके देखिए,
उनके यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं उनको अटेंड करके देखिए। लेकिन हम वहां जाके हम शादी करके डीजे क्यों करना चाहते हैं? हमको ये सोच में तो बदलाव लाना पड़ेगा। महेश्वरी जी, एक बात ही समझ में पूछना था आपसे इस मंच के माध्यम से। आप तमाम सवाल उठाते हैं, तमाम जगह रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात करते हैं, तमाम योजनाओं पर भी सवाल उठाते हैं, लेकिन महेश्वरी जी का विजन क्या है इस संरक्षण के लिए? देखिए, मेरा तो केवल एक है। मेरी जो सोच है वो केवल इतनी है कि प्रकृति का संरक्षण जरूरी है और प्रकृति को किस तरीके से हम बचा सकते हैं। और देखिए, माँ है, चाहे भूमि माने या चाहे प्रकृति माने, ये माँ है और ये हमेशा हमको कहीं ना कहीं फायदा ही देगी। माँ कभी नुकसान नहीं चाहती, ना नुकसान करती है। वो हमको इनके बच्चे होने के नाते इनका ध्यान रखना चाहिए। बस वही मैं चाहता हूँ और वही मेरी मनोस्थिति, वही मेरी इच्छा है जी। महेश्वरी जी, आप समय निकालकर जबलपुर से मंडला आए और इस कार्यक्रम में आपने सहभागिता दिखाई और बहुत सारे मुद्दों पे आपसे चर्चा भी की। बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम अभी इस विषय में हमारी बातचीत हो रही थी और हम आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे सलाहकार संपादक भी मंडला आए हैं, तो मैं उनसे भी इस बात को चर्चा रखूंगा जो बात हमने उठाए हैं। और lalluram.com इस बात को लेकर आगे एक मुहिम चलाएगा कि हमारी प्रवृत्ति और हमारी जो जेनजी है, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, कंक्रीट के जंगल के अलावा उनको जब हम डेवलपमेंट की बात करें, उसके अलावा उनको हम नैसर्गिक सुंदरता, उनको ऑक्सीजन देने के लिए क्या कुछ प्लान किए, उस बात को लेकर हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे। और निश्चित तौर पर lalluram.com एक मुहिम इसमें चलाएगा और हम उसमें साथ में आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ आए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हर तरीके से आपके साथ हूँ।